18वीं सदी में 1770 में इधर अंग्रेज साहब बहादुर की हुकूमत थी तो बंगाल में कहत पड़ा। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग बंगाल के कहत में मर गए। और जब बंगाल के कहत में लोग मर रहे थे तो साहब बहादुर अंग्रेज जो है वो अनाज बंगाल से लेकर उसको फरोख्त कर रहा था इंग्लिस्तान में। बंगाली खाना ना होने से मर रहे थे और अंग्रेज एक्सपोर्ट कर रहा था खाना जो बंगाल में बनता है, वो खाना इंपोर्ट कर रहा था इंग्लिस्तान के लिए। ये उसी साहब बहादुर की हुकूमत वापस आ गई है। ये वो ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में वापस आ गई है कि 500% दवाओं की कीमत आपने पहले बढ़ा दी। वो लोग जिनके बूढ़े माँ बाप हैं, जिन्हें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त, वो जो आपके गुर्दे फेल हो जाएं तो डायलिसिस आपका करते थे, वो मुफ्त हुआ करता था। वहां पे अब सरकारी अस्पतालों में 12,000 से 13,000 का डायलिसिस होता है। आपने इस मिनी टैक्स के अंदर, मिनी बजट के अंदर दवाओं का जो आपकी दवाओं के लिए केमिकल आते हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। मुझे बताएं, लोग अपने बूढ़े माँ बाप को क्या दरगोर कर दें, कब्र में उतार दें? आपके टैक्स पूरे होते जाएं, चाहे लोग दरगोर हो जाएं। आपसे हम पूछते हैं कि इस मुल्क में महंगाई क्यों आई, तो आप हमें कहते हैं कि सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। आप हमें कहते हैं सब्जियां इंपोर्ट होती हैं। आप हमें कहते हैं दालें इंपोर्ट होती हैं। ये सब्जियां और दालें तो गरीब आदमी खाते हैं, तो आज आपने उन सब्जियों के ऊपर टैक्स लगा दिया तो गरीब आदमी क्या खाएंगे? ना वो खाना खा सकते हैं। गोश्त के ऊपर तो मिफ्ता साहब ने आपको बता दिया जो मुर्गी पे टैक्स लगाए, मगर जो आपने सब्जियों पे टैक्स लगाया है, दालों पे टैक्स लगाया है, जो आपने दवाइयों पे टैक्स लगाया है, आप मुझे बताएं कोई किस तरह अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करे? ये जो आपने बिजली के इक्विपमेंट के ऊपर टैक्स लगाया है, बिजली के कारखानों के ऊपर, सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स लगाया है, तो मुझे बताएं ये गर्मियां आई खड़ी हैं आपके सामने। जब एक गरीब आदमी 20,000 रुपए, 30,000 रुपए कमाने वाले का बिल 6 या 8,000 रुपए आएगा तो वो क्या करेगा? अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाएगा, या अपने माँ बाप की दवा नहीं लाएगा, या दाल नहीं खरीदेगा जो बाहर से आती है, या सब्जी नहीं खरीदेगा? वो क्या खाएगा? वो कहाँ जाएगा? ये जो मिफ्ता साहब ने आपको अभी बताया है कि स्टेट बैंक जो इन तमाम बड़े बड़े बैंकों को कहा करता था कि तुमने गरीब आदमी को बैंकिंग करवानी है, तुमने गरीब आदमी को कर्जा देना है, उस गरीब किसान को कर्जा देना है ताकि वो अपनी फसल, अपने बीज बो सके, अपनी फसल काट सके, उसका खाद उसकी खरीद सके। आपने वो तमाम ताकत ले ली कि आप बैंक आज़ाद हैं, मादर पिदर आज़ाद हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है। यहाँ पे लोग मरें, अपने बीज बोएं, अपने माँ बाप को दवा दें, अपने बच्चों को खाना, दाल, सब्जी खिला सके या ना खिला सके, बैंक जो है वो कम से कम 10.25% के बजाय 11.5% सूद तो कमाएं। बैंकों ने आपको कहा कि हम 10.25% पे 110 अरब आपको देते हैं, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। और 12 दिन के बाद आपको पता था कि आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वही पैसे 11.25% पे लिए, 11.5% पे लिए जो मिफ्ता साहब ने बताया आपको। मुझे बताइए इसमें किसने चोरी की? इसमें जिन बैंकों को फायदा हुआ, किसने बैंकों को फायदा पहुंचाया? तो ये जो बजट ला रहे हैं जिसमें आपको कोई फिक्र नहीं, ये आपको कह रहे हैं कि 2 अरब का हमने सिर्फ इजाफी कर्जा डाला। आपने जिन चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन चीज़ों का हम अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर रहे हैं, हर चीज़ जिसका 4 या 5% या 3% जिसके ऊपर टैक्स था, उसको बढ़ा के 17% कर दिया। ये टैक्स कौन देगा? ये टैक्स गरीब आदमी देगा। मैं अगर आपके पास, आपको मैं कागज़ दूं और आपको बोलूं कि 30,000 या 20,000 बंदा जो कमाता है, जिसके बूढ़े माँ बाप हैं और बच्चे हैं, ज़रा उसका घर का बजट बना के दिखाएं इमरान खान साहब, तो आप उसका बजट बना के दे सकते हैं? जब 8,000 उसका बिजली का बिल आए और 12,000 वो दे, सिर्फ घर का किराया, खोली में भी रहता हो कराची में किसी जगह पे, और 3 उसके बच्चे हों जिनको वो 2-2 हज़ार के स्कूल में भी पढ़ा रहा हो,
तो मैंने आपको लगभग 30,000 28,000 रुपए गिन के बता दिया और एक वक्त का खाना नहीं उसने रखा टेबल पे, और आपने दालों के ऊपर, आपने सब्जियों के ऊपर, आपने खुर्दनी घी के ऊपर, आपने सब चीजों पे टैक्स लगा दिया। आप क्या सोच रहे हैं? तो हम आपको ये कह रहे हैं कि ये साहब बहादुर अंग्रेज हुकूमत है। यहां पे हमारी आपकी तरह के लोग मरते रहेंगे, गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे, और ये अपनी जो भी कमाई बैंकों को करवाना चाहते हैं ये वो करवाते रहेंगे। जो भी IMF की हुकूमत चाहती है पाकिस्तान से वो होती रहेगी। इससे पहले जब IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो इन्होंने डागा साहब जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी थे, उनको वजीर आजम हाउस से फोन करवा के कमरे से बाहर निकाल दिया। IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, मेज के इस तरफ भी IMF थी, मेज के उस तरफ भी IMF थी, इधर भी ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी थी, उधर भी ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी थी, और पाकिस्तान की तर्जुमानी करने वाले जो भी अशखास हैं उनको वजीर आजम के हुक्म पे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। यूं चलती है हुकूमत भाई। तो मैं आपसे आखिर में यही कहूंगा कि आप सोचिए कि यह हुकूमत किसकी है। आप सोचिए ये आपके वोट के बोझ तले चल रही है या किसी साहब बहादुर IMF के जरिए चल रही है, जिसका एजेंट यहां पे अब 5 नहीं 10 साल हुक्मरानी करेगा, ना पार्लिमान को जवाब देगा, ना हुकूमत को जवाब देगा, ना आपको जवाब देगा। उसका काम सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करना है। तो जब से वो साहब बहादुर आए हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर के चूल्हे चल रहे हैं? ये काम करने आए यहां पे साहब बहादुर। तो इस पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये बताइएगा, जो सूरत सामने रही है आज़ादी शुमार में, काफी देखिए आज़ाद के हिसाब से, तो वो कहते हैं कि शायद पार्लियामेंट से ये चीज़ आसानी पास करा दी जाए। अगर ये पास करा दी जाए तो क्या मुस्लिम लीग नून दीगर जमातों के साथ सड़कों पर आने का कोई इरादा रखती है? जी बिल्कुल। ये जो अभी हमने पहले भी ऐलान किया है, तमाम जमातें जो हैं, नंबर 1 ये बात आपकी ठीक है कि अगर हुकूमत के इत्तेहादी इंडिपेंडेंटली या ज़ेर असर हुकूमत की सपोर्ट करेंगे तो ये बिल पास हो जाएगा। ये बिल पास हो जाएगा तो गरीब का घर के चूल्हा जो है वो बुझ जाएगा। और ये बात ठीक है आपकी कि हम असेंबली में मजबूर होंगे अगर इल्हाकी जमातें ये वोट का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। इन लोगों को ये याद रखना चाहिए जो आज हुकूमत की सपोर्ट कर रही हैं जमातें, कि इन्होंने वोट मांगने जाना है गरीब आदमी से। इस गरीब आदमी ने इनको वोट देके इज्जत दी है और असेंबली में पहुंचाया। ये गरीब आदमी गिरबान से पकड़कर सड़क तक घसीटता चला आएगा उनको। लेकिन अगर फिर भी वो ये बोझ उठाना चाहते हैं तो ये बात आपकी ठीक है कि हो सकता है हम भरपूर ऑपोजिशन करेंगे, हो सकता है हमें शिकस्त हो जाए। लेकिन अगर होगी शिकस्त तो हम असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी एहतजाज करेंगे, और कुछ एहतजाज का तो हम ऐलान भी कर चुके हैं। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि पिछले 3 साल से अपोजिशन वक्फन जो भी है तहरीक भी चला रही है, लेकिन अवाम है कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। अवाम इतनी महंगाई के बावजूद कि 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही, फिर भी वो हुकूमत के खिलाफ बाहर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है? आप लोगों पर एतमाद क्यों नहीं करती अवाम? जी मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने तो GT रोड के ऊपर भी सफ़र किया है, मैंने अभी ये पिछले दिनों होने वाले जलसे भी देखे हैं, मैं तो कश्मीर में AJK में भी गया हूँ, मैंने तो लोगों को आवाज़ उठाते सुना है। लोग क्या करें जी, सामने आके किसके लेट जाएं? गोलियां खानी शुरू कर दें सड़कों पे आके। लोग एहतजाज, हम एहतजाज की आवाज़ देते हैं, जहाँ पे अपोजिशन कदम रखती है वहाँ पे 20, 25, 30 हज़ार छोटे छोटे कस्बों में लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब सुनने के लिए तैयार नहीं साहब बहादुर, क्योंकि साहब बहादुर का ना आवाम से कोई ताल्लुक है और ना वोट से कोई ताल्लुक है, तो आप चीखते रहें, हम असेंबलियों में चीखते रहेंगे गला फाड़ के, आप सड़कों पे आके चीखते रहें, और आप जो अहले दानिश अहले कलम हैं आप कलम उठा के लिखते रहें आर्टिकल। साहब बहादुर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन बातों से। मुल्क पे महंगाई बढ़ती जा रही है, पहले भी जो फैसले किए हैं इमरान खान हुकूमत ने, आप उनको रोक नहीं सके, क्या आप रोक सकेंगे? जी मैंने आपको जवाब दिया, भरपूर अंदाज में अपोज करेंगे। लेकिन अगर उनकी इत्तेहादी जमातें, बहरहाल उनकी एक अददी बरतरी है क्योंकि कुछ इत्तेहादी जमातें यहाँ पे MQM है, Q लीग है, इस तरह की 3-4 और जमातें हैं, बाप है, जिनकी वजह से 1-4 वोटों की अक्सरियत से वो बैठे हुए हैं, उन 4 वोटों की अक्सरियत से वो बिल पास करवाते हैं। अगर एक भी जमात
आज अवाम का बोझ उठाने के लिए तैयार हो, वोट का कर्ज अदा करने के लिए तैयार हो जाए तो ये बिल पास नहीं हो सकता। तो हम तो भरपूर अंदाज में इसको अपोज करेंगे, मैंने आपको बताया असेंबली में भी और बाहर भी। लेकिन यही सवाल आपको इत्तेहादी जमातों से भी। और ये मैं इतना ऐड कर दूं कि ये लम्हा फ़िक्रिया मेरे भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए भी है, ये लम्हा फ़िक्रिया चौधरी परवेज़ इलाही के लिए भी है, और ये लम्हा फ़िक्रिया GDA की लीडरशिप के लिए भी है कि क्या इमरान खान का बोझ इनको उठाना चाहिए, क्योंकि आवाम के पास इनको जाना पड़ेगा। और क्या ये इमरान खान की इन पॉलिसीज़ का कि जहां पाकिस्तान की आप इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को IMF के पास गिरवी रखवा रहे हैं, क्या ये वोट देकर फिर ये आवाम के पास जा सकते हैं? तो ये उनकी इत्तेहादी पार्टियों को भी सोचने की ज़रूरत है। आप इत्तेहादी जमातों पर जो है कि बोझ डालते हैं, PDM में जो शरीक जमातें हैं उनमें से एक पार्टी का मुतालबा था कि हम इस्तीफा देकर जमात से बाहर आते हैं। जमात से बाहर आने पर मुस्लिम लीग ने हमेशा एतराज़ किया, इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आपको याद होगा कि कुछ हमारे उस वक्त की PDM में जो इत्तेहादी जमातें थी वो रिज़ाइन देने के लिए तैयार नहीं थे। PMLN तो रिज़ाइन देने के लिए उस वक्त तैयार थी, दीगर इत्तेहादी जमातें भी रिज़ाइन देने के लिए तैयार थी, आज भी तैयार हैं। लेकिन वो वक्त आना चाहिए ना। मैंने तो आपको ये बताया है कि इस वक्त किसी के, हम तो ये समझते हैं कि अगर कोई सिलेक्शन के बजाय इलेक्शन के ज़रिए आया हो तो जब आप आवाज़ उठाएं या आप अपना कलम उठाएं या हम पार्लियामान में आवाज़ उठाएं या रिज़ाइन देने की बात करें या लोग सड़कों पर आएं तो उनके कान पे कोई जू तो रेंगेगी। उन्होंने वापस इसी अवाम के पास जाना है। लेकिन ये तो एक बेहिस हुकूमत है, इसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप चीखते रहें, चीखते क्या रहें, आप मरते रहें। मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि 20 लाख लोग भी मर जाएं तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्हें फ़र्क पड़ेगा कि IMF नाराज़ ना हो जाए, कहीं वर्ल्ड बैंक नाराज़ ना हो जाए। इससे पहले भी हम IMF के पास गए, हर हुकूमत गई है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF से निगोशिएशन की है। इस मरतबा तो मेरे दोस्त IMF ने IMF के साथ निगोशिएशन की है। एक्सपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये नंबर हमारे पहले ही स्टेट बैंक भी जारी कर चुका है और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो चुका है। तो एक्सपोर्ट बिल बढ़ने की वजह से क्यों आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि नए जो टैक्सेस लगाए गए जो हम दरामदी चीज़ों पर लगा रहे हैं, ये टैक्सेस बढ़ाएं, क्या नए इन्होंने टैक्सेस ऐड किए या पुरानों में कुछ परसेंटेज इजाफा किया? दूसरा मुझे बता दीजिएगा कि आप रफ टाइम देने की हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो अपोजिशन तो डिवाइड हुई है सारी, तो ना आप एक प्लेटफॉर्म पर है, ना पीपल्स पार्टी एक जगह पर नजर आ रही है, ना दीगर पार्टी नजर आ रही है। तो किस तरह से टफ टाइम देंगे आप? कहाँ से जाएगा? मैं पहले हिस्से का जवाब दे देता हूँ, दूसरे हिस्से का डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा। देखिए, कुछ ऐसे टैक्सेस थे जिसको हुकूमत ने एग्जेम्प्ट कर रखा था सेल्स टैक्स से। मसलन डबल रोटी के ऊपर हुकूमत सेल्स टैक्स नहीं लगाती थी 17% की। ये खाने पीने की चीज़ें, इन्फेंट फार्मूला है, छोटे मतलब 3 महीने के बच्चे को दूध पिलाने की, उसकी अज्जिया के ऊपर टैक्स नहीं था। ये हुकूमत तो उसको एग्जेम्प्ट रखा था। अगर आप बीज इंपोर्ट कर रहे हैं, कैनोला का बीज इंपोर्ट कर रहे हैं, आप सनफ्लावर सीड का बीज इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे फार्मिंग के लिए, हुकूमत ने उस पर टैक्स नहीं लगाया था। इमरान हुकूमत ने भी नहीं लगाया था और किसी और हुकूमत ने नहीं लगाया था। इन सब चीज़ों पे इन्होंने 0 से लेकर 17% तक टैक्स लगा दिया है। कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर 10% टैक्स था, उसको भी 17% कर दिया। तो इन्होंने यूनिफॉर्मिटी पे 17% टैक्स कर दिया है। और अब जो देखें, आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स होता है, आप दूसरी चीज़ें खरीदते हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स होता है, वो हम समझते हैं। इन्होंने जो हुकूमत एग्जाम्प्ट करती थी, किसको करती थी? दवाइयों की चीज़ों को, दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स को एग्जाम्प्ट करती थी, वो एग्जाम्पशन ख़त्म कर दी। तो अब दवाइयाँ, आप सोचें ना कि अगर आपने दवाइयों के ऊपर टैक्स लगाया तो कहीं ना कहीं दवाई तो महंगी होगी ना। आप ये कह रहे हैं कि वो तो इंडस्ट्री के ऊपर लगाए, तो इंडस्ट्री तो टैक्स नहीं देती है, वो तो लोगों से ले लेती है। इसी तरह आपने जब मुर्गी के ऊपर टैक्स लगाया तो मतलब कहीं ना कहीं तो चिकन महंगी होगी ना। उसके बाद एक और चीज़ करिए, सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर 1% टैक्स था। उसकी वजह यह कि बड़ा आसानी से वो स्मगल हो सकता है। उसके ऊपर आपने 17% टैक्स लगाया तो क्या होगा? लाकानूनियत बढ़ेगी, अनऑफिशियल इकॉनमी बढ़ेगी। तो ये मतलब सीरियसली ये एजेंडा मेरी समझ से बाहर है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो समझ रहे हैं कि अगर 350 अरब रुपए इससे मिल जाएंगे, इससे मिलेंगे भी नहीं इनको पैसे, क्योंकि डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन ये 12 इसका नुकसान होगा। आप देखेंगे कि अगले 8-10 दिनों में जो आप ये नीडो के मुल्क के डब्बे ले रहे हैं, जो आप इन्फेंट फार्मूले के डब्बे होंगे, ये सब महंगे हो जाएंगे। चिकन महंगी हो जाएगी, KN चिकन भी महंगी होगी, और जो आप दूसरी चिकन लेते हैं वो भी महंगी हो जाएगी। आप देखेंगे कि दूध महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सारा दूध इंपोर्ट होता है ताकि पाउडर, और फिर उसका दूध बन के बिकता है, वो सब महंगा हो जाएगा। महंगाई 21% गरीब लोगों के लिए ऑलरेडी है, थोड़ी सी महंगाई और बढ़ जाएगी। जो टफ टाइम की बात थी वो डॉक्टर साहब करें। जी देखिए, बात यह है कि हमें
आप लोग वोट देते हैं, आपके वोट हाथ में लिए हम असेंबलियों में चले जाते हैं। हमारा काम है आपके वोट की हिफाजत करना और हुकूमत से मुतालबा करना कि जितनी भी पॉलिसीज़ बने वो अवामी हकूक़ में बने, और ये हम काम करते रहेंगे। हम अलहदा सियासी जमातें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं जिन पे हमारा इत्तफ़ाक़ राय नहीं है। जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता उन पे हम इनफरादी तौर पे अपनी लड़ाई करते रहते हैं। जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है, जैसा कि महंगाई पे हमारा इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है, इस नए बिल के ख़िलाफ़ हमारा इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है, वहाँ पे हम मुत्तहिद होके आपका मुकदमा वहाँ पे लड़ेंगे। तो हर चीज़ पे हमारा इत्तफ़ाक़ इस वजह से नहीं हो सकता कि हम एक पार्टी नहीं है, हम अलहदा पार्टीज़ हैं, हमारे अलहदा मंशूर हैं, लेकिन इस बात पे कि अवाम के दुख दर्द का हमने मुकदमा आगे बढ़ाना है, हम सब का इत्तफाक है। इस वजह से ये लड़ाई हम इत्तेहाद से करें। वली साहब, आपने कहा कि साहब बहादुर सुनते नहीं हैं, लेकिन जब साहब बहादुर को एक्सटेंशन या किसी वोट की जरूरत होती उस वक्त आप लोग सभी इकट्ठे होकर वोट दे देते हैं। दूसरा ये बताइए कि आजकल दिल्ली की बातें बड़ी हो रही है, मियाँ साहब से भी कुछ गैर सियासी लोगों की मुलाकातों के खिलाफ है, तो मियाँ साहब की तो फाइनल कब हो रही मुलाकातें, उसका कंक्लूजन कब निकल रहा है, वापस कब आ रही है? जी मियाँ साहब की डील जो है वो तो बड़ी वाज़ेह है, बड़ी साफ़ व शफ़ाफ़ है, ट्रांसपेरेंट डील है। मैं आपके सामने मुकदमा रख देता हूँ। हमारा मुकदमा ये है कि आप आज फेयर इलेक्शन करवाएं, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कोई ऐसा रास्ता जिसमें पिछले दरवाजे से भानुमती का पुराना कुंभा आ जाए, जिसमें 3 वज़ीर हमारे हों, 2 पीपल्स पार्टी के हों, 1 क्यू लीग का हो, 1 फला हो, ये डील हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि जिस वक्त से ये मुल्क गुजर रहा है, जिस तरह इस मुल्क का दिवालिया हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हुकूमती वज़ीर कह रहे हैं, जो टैक्स के हुक्मरान लगाए थे वो कह रहे हैं कि मुल्क बैंकक्रप्ट हो गया है, जो इंडस्ट्री के वज़ीर, कॉमर्स के वज़ीर है वो कह रहे हैं कि मुल्क जो है उसका दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। हम नहीं कह रहे, सिर्फ हम भी कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। जिस मुश्किल वक्त से ये मुल्क गुजर रहा है, इसको मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है। वो मुश्किल फ़ैसले करने के लिए आपको एक लिजिटिमेट हुकूमत चाहिए, लिजिटिमेट हुकूमत चाहिए। साहब बहादुर की हुकूमत नहीं चाहिए, एक लिजिटिमेट हुकूमत चाहिए। जब कोई लिजिटिमेट हुकूमत अपना एक फेयर मैंडेट लेकर आएगी, जो अवाम का मैंडेट होगा, तो वो मुश्किल फ़ैसले करेगी और इस मुल्क की सिमत जो है उसको दुरुस्त करेगी। ये भानुमती का कुंभा जो है, जिसको आप डील कह रहे हैं, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसी वजह से हमारी डील बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि आप एक फेयर इलेक्शन करवाएं, और जो फेयर इलेक्शन जीतता है उसे हुकूमत दें। आखिरी सवाल, आपकी अगर हुकूमत होगी तो आप IMF को कैसे समझाते, इस वक्त आप क्या फैसले? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हमारी हुकूमत होती तो हम यहाँ पे जाते नहीं। आज हम इस नैच पे मुल्क को नहीं पहुँचाते। हम यहाँ 180 रुपये का डॉलर नहीं होने देते। हम यहाँ पर 13% इंटरेस्ट ले जाते और मॉर्गन स्टैनले को 2 साल तक 25% डॉलर के अंदर मुनाफे नहीं दे रहे होते। हम इस वक्त जो है वो अपनी स्मगल गंदम को बज़ात खुद जानबूझते हुए पंजाब से स्मगल करवाइए सेंट्रल एशिया, वो नहीं करवाते। हम जब छोड़ के गए थे तो मुल्क पाकिस्तान का गंदम भी एक्सपोर्ट करता था, चीनी भी एक्सपोर्ट करता था। आज गंदम भी इंपोर्ट कर रहा है, चीनी भी इंपोर्ट कर रहा है। और मैं आपको कसम से बता रहा हूँ कि अगर हमारी हुकूमत होती तो हम बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स नहीं लगाते। हमारी हुकूमत होती हम दवाइयों के ऊपर टैक्स नहीं लगाते। हम कुछ भी कर लेते, दवाइयों के ऊपर टैक्स। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।